मरीचिका एक रहस्य से लिपटा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिंदी उपन्यास। लेखक सुकेश कुमार श्रीवास्तव, जिनकी लेखनी में ऐसा तिलिस्म है जो कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। प्रस्तुत है भाग 1। संदीप ने अपनी सुजुकी हायाबुसा बाइक एक घुमाव देकर ठीक गेट के सामने खड़ी कर दी। यह जापानी बाइक 1340 सीसी की थी जो 190 bhp की पावर उत्पन्न करती थी। यह दुनिया की तीव्रतम बाइक में से एक थी। इस बाइक को अभी कुछ दिन पहले ही संदीप ने करीब 20 लाख में खरीदा था। इसमें सारे खर्च जुड़े थे। एक तरह से संजीव चौहान द्वारा दिया गया पूरा मेहनताना इस बाइक में लग गया था। उसने बाइक के पावरफुल हॉर्न को 2 बार बजाया। तुरंत ही सामने का बरांडे वाला दरवाजा खुला और सब इंस्पेक्टर वाही बाहर आया। उसने इस समय सफेद कुर्ता व पजामा पहन रखा था। वह बरामदे से उतरकर गेट तक आया व बड़ा गेट खोला। गजब की बाइक है यार, वही ने प्रसन्नता से कहा। क्या लुक है और क्या हॉर्न है, पूरा मोहल्ला गुंजा दिया भाई। आओ बाइक अंदर लेते आओ। कौन सी कंपनी की है? सुजुकी हायाबुसा है। संदीप ने बाइक में चाबी लगाई। जापानी कंपनी है। कब लिया? वाही ने गेट का एक दरवाजा पूरा खोल दिया। और कितने की पड़ी? अभी लिया, करीब 1 हफ्ता पहले। 20 लाख लग गए। संदीप ने बाइक ले जाकर पोर्टिको के नीचे खड़ी कर दी। वह उतरकर खड़ा हो गया। वाही गेट बंद करके उसके पास आया। 20 लाख? इतनी महंगी भी बाइक आती है क्या? इतने में तो जबरदस्त सीडान आ जाती। और भी महंगी आती है वाही। तो वही क्यों नहीं लिया? और महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। गरीब आदमी हूं भाई, इसी से काम चला लिया। गरीब? वाही ने उसे घूरा। 20 लाख की बाइक खरीदी है और अपने को गरीब कहते हो? आओ अंदर आओ। संदीप मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला। वाही का मकान बड़ा और अच्छा था। सामने से मकान की चौड़ाई कम से कम 30 फुट रही होगी। फ्रंट में 20 फुट का लॉन था, जिसके दाहिनी तरफ 10 फुट का सीमेंटेड रास्ता था। लॉन मेंटेन्ड नहीं था, पर बेतरतीब भी नहीं था। 3 तरफ फूलों के पौधे लगे थे। एक किनारे रात रानी के बड़े से पौधे पर सफेद फूल अभी भी लगे थे। बरामदे की चौड़ाई भी 10 फुट थी। मकान 1 मंजिला था, पर काफी भव्य लग रहा था। लगता है वाही ने अच्छी कमाई की थी। सामने का ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था। ड्राइंग रूम बड़ा था, जो ठीक से सजा था। सामने ही कोच वाला 5 सीटर सोफा लगा था। संदीप जाकर सोफे पर बैठ गया। मकान तो बड़ा खूबसूरत बनाया है वाही भाई, संदीप ने कहा। अरे मैंने नहीं बनवाया है संदीप। वाही सोफे के बगल में खड़ा रहा। बाप जान बनवा गए थे। मेरे बसबूते का इस तरह का मकान बनवाना नहीं है। और मकान क्या, इस इलाके में ये 400 गज की जमीन खरीदना भी मेरे लिए संभव नहीं है। कीमत कितनी बढ़ गई है। अलबत्ता कुछ रेनोवेशन जरूर कराया है। तुम 1 मिनट बैठो, मैं अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। वही अंदर चला गया। संदीप समझ नहीं पा रहा था
कि आखिर वाही ने आज उसे क्यों बुलाया था। वाही से वैसे तो उसका परिचय था। वाही इंस्पेक्टर चंद्रा के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में काफी समय से था। उसके पहले संयोगवश किसी थाने में दोनों साथ साथ रहे थे। इंस्पेक्टर चंद्रा अभी भी अपने स्वभाव के कारण इंस्पेक्टर ही था, पर उसे सर्किल ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया था। स्वभाव का मतलब यह नहीं कि उसका स्वभाव कर्कश था। वैसे तो सभी पुलिस वालों का स्वभाव कड़ा होता ही है, पर उसमें कमी यह थी कि पुलिस में रहते हुए भी वह ईमानदार था। वाही से संदीप का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रहा था, दोस्ती तो खैर दूर की बात थी। इसीलिए जब कल वाही का फोन उसके पास आया तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वाही उसे डिनर पर इनवाइट कर रहा था। वाही के बारे में उसे ज्यादा नहीं मालूम था, पर इतना जरूर पता था कि वह एक जहीन दिमाग का मेहनती पुलिसिया था। इंस्पेक्टर चंद्रा के साथ के कारण यह भी आइडिया था कि वह उतना घूसखोर पुलिसिया नहीं होगा जैसी पुलिस के प्रति लोगों की धारणा है। संदीप ने बार बार पूछा था कि डिनर की वजह क्या है, पर वाही यही कहता रहा कि वैसे ही मन हुआ। अंत में संदीप तैयार हो गया। मुंबई के चौहान मर्डर कांड का पूरा विवरण उसके अखबार में धारावाहिक रूप से छप रहा था और पब्लिक द्वारा पसंद भी किया जा रहा था। चूंकि यह धारावाहिक संदीप के नाम के टैग के साथ छप रहा था, इसलिए संदीप का नाम भी हो रहा था। संदीप को लगा कि शायद इसी वजह से वाही उसे डिनर पर बुला रहा है। कुछ ही देर में वाही कमरे में आया। उसके पीछे एक महिला थी। महिला जरा मोटी सी थी, जिन्होंने पंजाबी स्टाइल का कुर्ता पहन रखा था। उन्होंने एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2 पानी के ग्लास और एक प्लेट में आगरा के पेड़े थे। कुसुम, इनसे मिलो, वाही ने परिचय कराया। यही संदीप हैं, द इन्वेस्टिगेटर अखबार के चीफ क्राइम रिपोर्टर, जिनके धारावाहिक लक्ष्य का तुम्हें हर हफ्ते बेसब्री से इंतजार रहता है। और संदीप, ये मेरी पत्नी है कुसुम। नमस्ते भाभी जी, संदीप ने उठकर नमस्कार किया। नमस्ते संदीप जी। कुसुम ने ट्रे सामने की सेंटर टेबल पर रख दी। वह खुद भी बैठ गई। आपका यह धारावाहिक भी और कितने हफ्ते चलेगा? मेरा मतलब इसके अंत का हमें कब तक पता चलेगा? शायद अभी 2 या 3 अंक और आएंगे। आपको यह धारावाहिक कैसा लग रहा है? हर हफ्ते एंजाइटी बढ़ती जा रही है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे ये उत्सुकता बनी रहती है। इसीलिए तो पूछा कि इसके अंत का पता कब चलेगा। अच्छा ये बताइए, उस रियाज अहमद तक आप पहुंच जाएंगे या वह फिर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? संदीप मुस्कुराया। मुझे तो लगता है कि ये रियाज अहमद विदेश निकल गया होगा। अगर उसे आपने पकड़ लिया होगा तो आपको भी विदेश जाना पड़ा होगा, या फिर यह पता लगा कर कि वह कहां से विदेश गया आप वापस आ जाएंगे। बताइए क्या हुआ है? अभी इसे गुप्त ही रहने दीजिए भाभी जी, नहीं तो आपकी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी और हमारे अखबार का नुकसान हो जाएगा। आप पूरे स्वार्थी हैं संदीप जी। कुसुम उठ गई। मैं तो सोच रही थी कि आज आपसे अंत के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। मैंने तो अपनी किटी पार्टी की सहेलियों से कह भी दिया था। चलिए अब अखबार में ही पढ़ लेंगे। आप पानी पीजिए, मैं चाय लेकर आती हूं। अरे चाय की क्या आवश्यकता है भाभी जी? संदीप ने संकोच से कहा। खाना तो आप खिला ही रही हैं, इससे क्या होता है? और खाना तो रात में खाना है। अभी बजे ही कितने हैं? 5 ही तो बजे हैं। आप वेजिटेरियन हैं, इसलिए काफी मेहनत करनी होगी। नॉनवेज में आसानी होती है। नॉनवेज के साथ रोटी और पुलाव बना लेने से काम चल जाता है। वेज में कई आइटम बनाने पड़ते हैं। ये किसने कहा? संदीप ने आश्चर्य से कहा कि मैं वेजिटेरियन हूं। वाही साहब ने ही बताया है। कुसुम ने वाही की तरफ उंगली उठा दी। तुम्हें किसने बताया भाई? संदीप ने वाही से पूछा। अब बताया तो किसी ने नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था। अब जब कुसुम ने पूछा तो मैंने वेज कह दिया। इसमें सेफ्टी थी। नॉन वेज हो तो वेजिटेरियन तो खा ही सकता है, पर अगर वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज थोड़ी ना खाएगा। मैंने वाही साहब से कहा भी था, कुसुम ने नाराजगी से कहा, कि आप नॉन वेज हैं। धारावाहिक में बलबीर काका आपको और रितेश जी को नॉनवेज बना बना कर खिलाते थे ना? अरे वो तो धारावाहिक कहानी की बात थी ना, वाही ने खिसिया कर कहा। तुमने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया वाही, संदीप ने मुस्कुरा कर कहा। कुसुम सिर झटक कर अंदर चली गई। तुमने भाभी जी को अच्छा खासा परेशान कर दिया वाही, संदीप ने वाही से कहा।
अरे 8 बजे आ जाता और हम डिनर कर लेते। कोई परेशानी नहीं है संदीप, वाही ने पेड़े की प्लेट आगे बढ़ाई। लो पानी पियो। संदीप ने एक पेड़ा उठा लिया। फिर अभी तो पहले चाय पी जाएगी, वाही बोलता रहा। फिर दोनों भाई 2-2 पैग लगाएंगे, उसके बाद डिनर विनर की बारी आएगी। अच्छा, पैग लगाना जरूरी है क्या? संदीप ने पानी का ग्लास खत्म किया। सब जरूरी है भाई, 2 दिन की जिंदगी है, जितना खुशी खुशी गुजर जाए उतना ही अच्छा है। फिर जब बैठेंगे तो कुछ बात भी करेंगे। बात? संदीप चौंका। कौन सी बात? कैसी बात? तुमसे कुछ बात करनी है संदीप, भाई ने गंभीरता से कहा। तभी कुसुम चाय लेकर आ गई। उसके साथ एक 12-13 साल की लड़की थी जो नौकरानी लग रही थी। उन्होंने चाय व नमकीन बिस्कुट मेज पर लगा दिए। कुसुम भी वहीं बैठ गई। रानी, तुम किचन में जाओ और देखना कुकर में 3 सीटी लग जाए तो बंद कर देना, वहीं चाय भी पी लेना। उस रानी नाम की लड़की ने सर हिलाया और किचन में चली गई। ये नौकरानी है क्या? हाँ, ये हमारे यहाँ काम करती है, कुसुम ने बताया। बड़ी बदनसीब है बेचारी। ये लोग पास में ही एक बस्ती में रहते हैं, लेकिन लड़की दिमाग की तेज है, पढ़ना लिखना भी सीख रही है। आपका धारावाहिक ये भी सुनती है। लेकिन यह तो नाबालिग, संदीप ने कहना चाहा। अरे छोड़ो यार, वाही ने उसने कहा, चलता है। फिर वह कुसुम से बोला, आप सलाद काट दीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट निकाल दीजिएगा। फ्रिज में आइसक्रीम लगी है ना? वो तो लगी है, पर आपका मतलब क्या है? हम जाकर लुच्चे के यहां से कबाब ले आएंगे। जब पता चल गया है कि नॉनवेज है तो कबाब चल जाएंगे। इसी बहाने जरा इसकी सुजुकी हायबोसा की सवारी भी कर लेंगे। सुजुकी बायहोसा नहीं, सुजुकी हायबोसा। और ये लुच्चे के कबाब क्या है? वही हंस पड़ा। उसने यही नाम रखा है, लुच्चे के कबाब। वैसे कबाब बढ़िया बनाता है। मैं तो कटलेट बनाने जा रही थी, कुसुम बोली। चलो ठीक है, कबाब जरा ज्यादा लेते आना, डिनर में भी एक नॉनवेज आइटम हो जाएगा। वो तो मैं लाऊंगा ही, वही ने आराम से कहा। आपको भी तो लुच्चे के कबाब पसंद हैं। उन्होंने आराम से चाय पी। कुसुम खोद खोद कर धारावाहिक के बारे में पूछती रही। अंततः वह संदीप से यह उगलवाने में कामयाब हुई कि धारावाहिक का क्लाइमैक्स ऋषिकेश में होगा, पर यह नहीं उगलवा पाई कि संदीप और रितेश रियाज अहमद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। दोस्तों, धारावाहिक की पूरी कहानी आप मेरे पूर्व उपन्यास लक्ष्य में पढ़ सकते हैं। चाय पीने के बाद संदीप और वाही उठ गए। रानी ने आकर बर्तन उठा लिए। बाहर आकर संदीप ने बाइक को स्टाइल से घुमाया और गेट से बाहर ले आया। वाही गेट बंद करके पीछे बैठ गया। संदीप ने बाइक बाहरी इलाके की तरफ मोड़ दी। इसकी आवाज भी गजब की है संदीप, वाही ने पीछे से कहा। लेकिन इधर कहां चल रहे हो? हाईवे पर चल रहे हैं। तुम्हें कायदे से बाइक की सैर जो करानी है, कसकर मुझे पकड़े रहना भाई साहब। हाईवे तक आने के पहले बाइक सामान्य गति से 60-70 की रफ्तार पर चल रही थी, पर हाईवे पर आते ही संदीप ने स्पीड बढ़ा दी। देखते देखते माइलोमीटर 150 को छूने लगा। वाही ने पूरा जोर लगाकर संदीप की कमर पकड़ रखी थी। फिर तो बाइक ने 200 को भी टच किया। वाही ने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से निकलने वाली आवाज वह खुद नहीं सुन पा रहा था। रफ्तार और हवा की तेजी से कुछ सुनाई देना संभव नहीं था। संदीप हाईवे पर आधा घंटा तक बाइक दौड़ाता रहा। फिर उसने बाइक वापस मोड़ ली। हाईवे से उतरकर वे फिर वापस शहर के अंदर आ गए। क्या हाल है? संदीप ने मुस्कुराते हुए सर घुमाकर पूछा। ये लुच्चों का इलाका किधर है? इस तरफ से ले लो, वही ने इशारे से बताया। संदीप ने बाइक एक दुकान के सामने रोक दी। सामने बोर्ड लगा था, लुच्चे कबाब। अरे वाही साहब, संदीप अभी भी मुस्कुरा रहा था, ये लुच्चे के कबाब हैं या फिर कबाबी लुच्चे हैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी है? वाही ने ठीक से खड़े होते हुए पूछा। क्या क्या कितनी है? स्पीड, तुम्हारी इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 300।
आज तो 200 तक ही चलाई है, अगली बार तुम्हें 300 टच करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। मैं अब जिंदगी में नहीं बैठूंगा। वाही ने कमर सहलाई। साली कमर टूट गई, मुझे अपनी जान प्यारी है। संदीप ने कहकहा लगाया। वे कबाब लेकर वापस आ गए। तब तक कुसुम ने अंदर के कमरे में इंतजाम कर दिया था। यह वाही का काम करने का कमरा था। कमरा छोटा था, 10 बाई 10 का कमरा था। कमरे में एक बेड भी पड़ा था, एक मेज थी जिस पर कंप्यूटर था। कमरे के बीच में प्लास्टिक की 2 कुर्सी और मेज लगा दी गई थी। मेज पर आइस बॉक्स रखा था, सलाद की प्लेट भी रखी थी। कमरे का एसी ऑन था। उन दोनों ने पहले हाथ मुंह धोए, फिर बाल ठीक किए और छोटे कमरे में आ गए। सोडा लोगे या पानी चलेगा? वाही ने एक बोतल अलमारी से निकालते हुए कहा। सोडा है क्या? संदीप पर अब आराम से कुर्सी पर बैठा था। है ना, अभी लाता हूं। बोतल मेज पर रखकर वाही बाहर चला गया। वापस आया तो कुसुम साथ में थी। उसके हाथ में एक बड़ी ट्रे थी जिसमें स्नैक्स के साथ 2 कांच के खूबसूरत ग्लास भी थे। वाही ने सोडा व पानी का जग पकड़ रखा था। कुसुम ने ट्रे का सामान मेज पर रख दिया और दरवाजा बंद करते हुए चली गई। वाही ने 2 लार्ज पैक बनाए व ग्लास सोडे से भर दिया। तुम्हारी लाजवाब नई बाइक के नाम पर, वाही ने जाम उठाया। वाही साहब, संदीप ने टोस्ट करने के बाद पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? वाही ने एक लंबा घूंट लिया। बस यही कमी रह गई संदीप, वाही ने रुक कर कहा। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया पर यही सुख नहीं दिया। कुसुम को यही तो सबसे बड़ा दुख है। हमारी कोई संतान नहीं है। संदीप ने ग्लास मेज पर रख दिया। ओह, उसने दुख से कहा, मतलब संतान हुई ही नहीं? आपने कोई ट्रीटमेंट? हमारी एक बेटी हुई थी। वाही का स्वर गमगीन था। हुई थी मतलब? नहीं रही। जब वह 5 साल की हुई तो उसे निमोनिया हो गया था। उसे अक्सर निमोनिया हो जाता था। उसके फेफड़े जन्म से ही कमजोर थे। डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। माहौल गमगीन हो गया। संदीप का मन भी खराब हो गया। तभी कुसुम कमरे में आई। ये लीजिए, मैंने कबाब गर्म कर दिए हैं और बैगन के पकौड़े भी बना दिए हैं। मैंने तो ये कबाब खा भी लिया। आज तो लुच्चा भाई ने कमाल कर दिया है, बहुत अच्छे बने हैं। वो लुच्चा आपका भाई है? संदीप ने पूछा। भाई? अरे नहीं, वह मेरा भाई क्यों होगा? वो तो ऐसे ही कहा जाता है। कोई और जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। अपना यह कार्यक्रम 1 घंटे में पूरा कर लीजिएगा, तब तक डिनर भी तैयार हो जाएगा। मैं जाती हूं। कुसुम फिर वापस चली गई। जाते समय उसने दरवाजा फिर बंद कर दिया। तुम कुछ बात करने के लिए कह रहे थे? संदीप ने एक कबाब उठाया। क्या बात थी? हाँ संदीप, वाहिद ने भी कबाब मुंह में डाला। मैं काफी समय से सोच रहा था कि किससे बात करूं। फिर तुमने जिस तरह से चौहान मर्डर केस को सुलझाया है उससे सभी प्रभावित हुए हैं। जिस केस को मुंबई पुलिस एक मरा हुआ केस समझ रही थी, उसे आखिर तुमने अकेले दम पर निपटा दिया। अकेले दम पर नहीं वाही, संदीप ने गंभीरता से कहा। इसमें मुझे पूरे सिस्टम का सहयोग मिला। सभी ने मेरे साथ सहयोग ही नहीं किया बल्कि सहायता भी की। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी मैं मुंबई पुलिस का ओएसडी हूं। मुंबई पुलिस के डीसीपी ने कहा है कि यह हमेशा एक्टिव रहेगा और उन्हें जब भी जरूरत होगी मुझे बुला सकते हैं। फिर हमारे एडिटर सिन्हा जी ने भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उनके बगैर क्या पूरी मिलिट्री को इतनी दूर बुला लेना संभव हो पाता? और फिर मेरे हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए रितेश भी तो था। सो कोई काम खाली अपने दम पर नहीं किया जा सकता। फिर भी दिमाग और बुद्धि तो तुमने ही लगाई ना। ये मामला क्या है? कोई पर्सनल मामला? नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है, वाही ने सोचते हुए कहा और ग्लास फिर भर दिया। तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो कह सकते हो वाही। मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारी कोई भी बात मुझ तक ही रहेगी।
अखबार में भी तभी छापी जाएगी जब तक कि तुम परमिशन नहीं दे दोगे। वैसे ये तो हमारा प्रिंसिपल ही है और तुम जानते ही हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वही तुरंत बोला। अभी न्यूज़ आइटम की बात नहीं है, दरअसल मुझे तुमसे राय चाहिए। कैसी राय? यही कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए तो कैसे? पर बात क्या है? बिना बात जाने कैसे राय दी जा सकती है? मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। देखो, यही सबसे ठीक रहेगा। तुम तो अभी यही समझ लो कि मैं तुम्हें कोई कहानी सुना रहा हूं। अगर तुम्हें लगे कि कुछ तथ्य है तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो मैं भी इसे भूल जाऊंगा। चलो शुरू करो, मैं ध्यान से सुनूंगा। संदीप ने ग्लास से एक सिप लिया। बात करीब 6 महीना पुरानी है, वाही ने बताना शुरू किया। उस समय मुझे कुछ समय के लिए शाहगंज थाने में पोस्ट कर दिया गया था। टेम्पररी पोस्टिंग थी। उनके 2 सब इंस्पेक्टर एकदम से बीमार हो गए थे, सो थाने की सहायता के लिए मुझे भेजा गया था। इंस्पेक्टर वाला थाना था और इंस्पेक्टर साहब काफी कड़क आदमी थे। रूटीन के अनुसार मुझे भी नाइट बीट पर भेजा जाता था। एक दिन मैं एक सिपाही के साथ नाइट बीट पर था। हाईवे का एक हिस्सा थाने के क्षेत्र में आता था। हम मोटरसाइकिल पर थे। हमने अंदर ही अंदर 2 चक्कर लगाए, फिर हाईवे पर आ गए। 1 किलोमीटर ही आगे आए होंगे कि एक कार तेजी से आती दिखाई दी। हमसे 100 गज पहले 2 पल के लिए रुकी और फिर झटके से आगे निकल गई। कोई खास बात नहीं थी, सो हम भी आगे बढ़ते रहे। पर जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां कार 2 पल के लिए रुकी थी, तो हमें किनारे कुछ पड़ा दिखाई दिया। सिपाही मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने उसे रुकने को कहा। पास जाने पर हमने देखा कोई आदमी पड़ा था। हम मोटरसाइकिल स्टैंड कर के उसके पास गए। देखते ही पता चलता था कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके बदन पर मारपीट और खून के निशान थे। उसके पेट से खून निकल रहा था। हमने उसे सीधा किया। उसे चाकू मारा गया था। हमें लगा वह जरूर मर चुका होगा, पर जब मैंने चेक किया तो उसकी सांस चल रही थी। लगता है या तो चाकू नाजुक जगह को बचा गया था या फिर वह आदमी जीवट कर रहा होगा। बहरहाल वह मरने को था। मैंने अपनी कमीज उतारी और फाड़कर उसके घाव में पट्टी बांधी। तब तक सिपाही ने थाने को मोबाइल कर दिया था। तभी उस आदमी ने आंख खोल दी। धोखा, उसने साफ कहा। क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा है तुम्हें? तुम कौन हो? मैं उससे सब कुछ पूछ लेना चाहता था। धोखा हो गया है साहब, पर मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आप उन्हें छोड़िएगा नहीं दरोगा जी। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है? बताता हूं, पानी दीजिए। पर वहां पानी कहां था? वह भी इतनी रात गए। फिर भी मैंने सिपाही को देखने के लिए कहा। उस गाड़ी में स्मगलर हैं जनाब। उसकी जबान लटपटा रही थी। वो उनको पकड़िए। कैसे स्मगलर हैं? क्या गोल्ड स्मगलिंग? नहीं साहब, हथियार। अब उससे बोलते नहीं बन रहा था। हथियार? स्मगलिंग? अपने यहां यह सब कहां होता है? यह तो बड़े सेंटर पर होता है। पानी, इसीलिए तो यह सब यहां से होता है। आपके शहर में बहुत बड़ा स्टॉक है, किसी की नजर नहीं पड़ती, इसीलिए तो पानी गला सूख रहा है। सिपाही गया है पानी लाने। मैंने देखा उसके घाव से खून बहने लगा था। मेरी कमीज उसके खून से तर हो चुकी थी। इतना ब्लड लॉस हो गया है, शायद ही बचे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां के हो? कौन करता है आम स्मगलिंग? मैं यहां का नहीं हूं। इनका माल कहीं गंगा नदी के कछार में रहता है। इसका असली मालिक। उसकी आंख उलट गई। बोलो भाई, बोलो। मैं अपनी उत्तेजना दबा नहीं पा रहा था। कौन है असली स्मगलर? पानी, मैं प्यासा मर रहा हूं। मेरा बदला जरूर लीजिएगा। मेरे पास 40 लाख थे जो वे। उसका नाम कुल
कुल कुल। उसकी गर्दन झूल गई। वह पूरा प्रयत्न करके भी अपनी बात पूरी ना कर पाया। तभी एम्बुलेंस आ गई, साथी सिपाही भी आ गया, पर वह आदमी तो जा चुका था। एक मरते हुए आदमी को मैं घूंट पानी भी न पिला सका। वही ने हाथ मसले। अब एक बात मैं पूछता हूं, संदीप ने धीरे से कहा। बस एक बात, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। बीच में मैं आपका तारतम्य नहीं तोड़ना चाहता। पूछो ना। वाही ने फिर दोनों का ग्लास भरा। अब दो बात हो गई, संदीप ने गंभीरता से कहा। वाही ने हाथ रोककर उसे देखा। पहली बात, यह तीसरा पैग है, मैं 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। अब मेरे लिए मत बनाना। अरे यार, ऐसा क्या है, हम भी 2 पैग का तय करके बैठते हैं और 4-5 तो हो ही जाते हैं। आपकी बात अलग है भाई साहब। एक तो आप जवान हैं, दूसरे आप पुलिस में हैं। आप लोगों को पचाने की आदत होती है। वही जोर से हंसा। उसे विस्की असर कर रही थी। संदीप, एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगे, जब से मेरी बिटिया नहीं रही, मैंने हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाया है। कहीं मेरे मन में घर कर गया है कि मेरे पापों की सजा मेरी बिटिया को मिली है। फिर मैं इंस्पेक्टर चंद्रा के साथ हूं। उनको तो तुम जानते ही हो, विभाग का बड़े से लेकर छोटे तक गंगा जी में खड़े होकर उनकी ईमानदारी की कसम खा सकता है। बहरहाल, पहली बात क्या थी? पहली बात तो यही थी। दूसरी बात ये कि क्या तुमने कार को ध्यान से देखा था? मेरा मतलब उस कार से है जिससे उस आदमी को फेंका गया था। भाई, नजर तो जरूर पड़ी थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसे ध्यान से देखता। बस इतना याद है कि लंबी कार थी, विदेशी भी हो सकती है, पर अब तो अपने यहाँ भी लग्जरी कार अब बनती है। कार फर्राटे से निकल गई थी। हाँ, उसके ड्राइवर पर एक नजर जरूर पड़ी थी, बस एक नजर। अब दोबारा देखूं तो शायद पहचान नहीं पाऊंगा। तुम पुलिस वाले हो भाई, फिर वह कार एक हत्या में इन्वॉल्व थी। सही कह रहे हो। बाद में मैंने बहुत सोचा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इतना भी नहीं समझ पाया था कि कार में कितने लोग थे। बस हल्का सा लगता है ड्राइवर के माथे पर कटे का निशान था, पर मैं श्योर नहीं हूं। रंग, कार का रंग क्या था? कार का रंग काला था, यह तो श्योर है। मोटरसाइकिल की हेडलाइट सीधी उसी पर पड़ी थी। और कुछ पूछना है या बात आगे बढ़ाई जाए? सवाल तो बहुत से पैदा हो गए हैं, पर वे सब बाद में। पहले अपनी बात पूरी करो। वाही ने ग्लास से लंबा घूंट लिया। संदीप ने भी छोटा सिप लिया। वह सलाद का एक टुकड़ा मुंह में डाला। कबाब और बैगन के पकौड़े कब के खत्म हो गए थे। एम्बुलेंस के डॉक्टर ने देखते ही कह दिया था आदमी ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। जल्दी इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। फिर तो पूरा अमला आ गया। एसपी, डीएसपी भी आए और जरूरी खानापूरी होने लगी। उस कार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, पर कुछ ना हुआ। मान लिया गया कि आपसी रंजिश में खून खराबा हो गया है। मैंने ही केस की एफआईआर दाखिल की थी, पर उसमें फौत हुए आदमी का वह बयान नहीं शामिल किया गया था। ऐसा इंस्पेक्टर साहब की हिदायत पर किया गया था। पहली बात तो कोई यह मानने को तैयार ही नहीं हुआ था कि अपने शहर में कोई हथियार की स्मगलिंग जैसी वारदात हो रही है। दूसरे, एक मरते हुए आदमी का इसे प्रलाप समझा गया था। अपने यहां वाकई इस किस्म के अपराध की कोई हिस्ट्री नहीं थी। यह स्वाभाविक भी नहीं लगता। हाँ, अपने यहां इलीगल आर्म्स पाया जाता है, छोटा मोटा कारोबार भी होता है, जो कि कट्टे व देशी पिस्तौल तक ही सीमित है। देहात कस्बे से बदमाश आते हैं और 2000 से 5000 में खरीद कर ले जाते हैं। ज्यादातर लोहे का काम करने वाले लोहार बनाते और बेचते हैं। इसलिए मुझे इस बात को एफआईआर में डालने सख्ती से मना कर दिया गया। 3 महीने तक लीपापोती होती रही। ना तो उस आदमी की आइडेंटिटी का कुछ पता चला और ना ही कार और उसमें बैठे लोगों का सुराग लगा। फिर यह केस भी तमाम केसों की तरह दाखिल दफ्तर हो गया, यानी फाइल धूल खाने लगी। 1 महीने में मैं वापस अपनी ओरिजिनल तैनाती पर आ गया और सब इस केस को भूल गए। पर मुझे शुरू से यह बात खटकती रही थी। उस प्यासे मरते हुए आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूमता रहा। उसने साफ इशारा दिया था। वह 40 लाख लेकर आया था। 40 लाख में कट्टा या देसी पिस्तौल का सौदा नहीं होता। इससे तो आधुनिक हथियारों का सौदा होता है। फिर गंगा नदी के कछार का भी उसने
साफ नाम लिया था। तुम जानते ही हो इन कछारों में तमाम काम होते हैं, खासकर अवैध शराब का जबरदस्त काम होता है, और भी जराइम होते रहते हैं। मुझे वह आदमी झूठ बोलते या प्रलाप करते नहीं लगा। भाई चुप हो गया। वह अपने विचारों में गुम था। उसने अगला पैक बनाने के लिए बोतल उठाई, पर संदीप ने सख्ती से मना किया और अपना ग्लास उठाकर मेज के नीचे रख दिया। वाही ने सिर्फ अपने लिए चौथा पैक बनाया। संदीप ने कुछ पूछना चाहा पर रुक गया। उसने बात को जारी रखने के लिए सिर्फ इतना कहा, लगता है तुम अपने स्तर पर कुछ काम करते रहे हो। हाँ संदीप, वाही ने बात बढ़ाई। पुलिस HQ आ जाने के बाद भी मेरे मन में आता रहा कि इस हथियार तस्करी एंगल पर काम होना चाहिए। विभाग ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया था। मैंने तय किया कि प्रिलिमिनरी तौर पर कुछ करता हूं, अगर रास्ता दिखा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। मैंने मुखबिरों को टाइट किया, पर कहीं से कोई उत्साह वाली बात पता नहीं चली। गंगा का कछार वाला इलाके काफी बड़ा है। सेवतिया से लेकर नैनकी तक और फिर जूही तक कछार है। 3 थानों के इलाके में आते हैं ये क्षेत्र। मैंने इन थानों के SHO से मुलाकात की। सभी का धंधा बढ़िया चल रहा था। नकली शराब बनाने वालों से सभी को जबरदस्त कमाई हो रही थी। मुझे कुछ खास नहीं पता चला। मैंने कछार का दौरा करना भी शुरू किया। इन कछारों में पुलिस कम ही जाती थी। मुझे वहां आते जाते देखकर खलबली मची। कुछ ने तो मुझे ऑफर भी किया, पर मेरा यह उद्देश्य तो था नहीं। मुझे जानकारी चाहिए थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। एक दिन मेरा एक मुखबिर नैनकी के इलाके के कछार में मुझे ले गया। उसे कुछ सुनगुन लगी थी। किसी गांव के चाय की दुकान पर उसने एक आदमी से मेरी मुलाकात कराई। वह आदमी देसी शराब के नशे में धुत था और बदबू आ रहा था। बाबूजी, आप उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं ना जो हाईवे पर मारा गया था? उसने छूटते ही कहा। मैं आश्चर्यचकित रह गया। कौन आदमी बे? मैं बेंच पर बैठ गया। अरे वही आदमी जिसकी चाकू मार के कार से फेंक दिया गया था, उसने लहरा कर कहा। क्या नाम है तेरा? 1000 लूंगा, उसने सीधे कहा। 1000 लेगा? किस चीज का 1000 लेगा? मुझे लगा कुछ खबर मिल सकती है। 1000 से कम नहीं लूंगा हुजूर, खतरे का काम है। अगर मैं तुझे 1000 दे दूं तो तू मुझे उस आदमी के बारे में बता देगा जो हथियारों के तस्करों द्वारा मारा गया था? नहीं जनाब, नहीं। नहीं तो किस चीज का 1000 लेगा? मैं एक आदमी के बारे में बताऊंगा जो आपको उस आदमी के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा? ये तुम जानो साहब, मैं तो उसका बस नाम बता दूंगा। 500। मैंने उस शराबी से ज्यादा समय खराब करना ठीक नहीं समझा। नहीं, पूरे 1000 लूंगा। मेरे मुखबिर ने निकालकर उसे 800 दिए। अब बता, मुखबिर ने उसके बाल पकड़कर झंझोड़ दिए। और कोई चालाकी की तो मुझे तो जानता ही है ना। अरे नहीं कल्लन भाई, वह ही गया है। तुमसे कौन चालाकी कर सकता है? चल नाम बता। मुखबिर कड़का। ज्ञानू, वो आदमी बोला। ज्ञानू कड़का, उसे मालूम है। गर्दन छोड़ो कल्लन भाई। कौन ज्ञानू कड़का? कहां है ये? मैं समझ नहीं पाया। कल्लन भाई जानते हैं, उसने सीधे कहा। कहां है मुझे क्या पता, तुम्हें चाहिए तो तुम ढूंढ लो। मैंने मुखबिर की तरफ देखा। उसने सहमति में सर हिला दिया और उस आदमी का गला छोड़ दिया। तू अगर एक बात और बता दे तो मैं तुझे 200 और दूंगा, मैंने कहा। हाँ, पूछिए पूछिए जनाब। उसकी आंखें चमकी। तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके नाम का पहले 2 अक्षर कुल से होते हो? जानता हूं, उसने पलक झपका कर कहा। कौन है? मुझे उत्तेजना हुई। 200 रुपए बाद में पहले नाम बता। कुलभूषण। कौन है ये? रैदास है, चौराहे पर जूते मरम्मत का काम करता है। मैं निराश हो गया, पर मैंने उसे 200 रुपए दे दिए। मैं मुखबिर के साथ बाहर आ गया। इस ज्ञानू कड़का का पता कर भाई, मैंने मुखबिर कल्लन से कहा। थोड़ा समय दीजिए, गांव में जाना पड़ेगा। आप चाहिए तो वहीं चाय की दुकान में बैठिए।
आपका गांव जाना ठीक नहीं होगा, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जरा जल्दी करना, अभी ऑफिस भी जाना है। मैं वही इंतजार करता रहा। कल्लन आधे घंटे बाद वापस आया। क्या हुआ, मैंने पूछा। कुछ पता चला? पता चल गया साहब, उसके एक दोस्त ने बताया। तो क्या ज्ञानू कड़का यहाँ नहीं है? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मतलब कुछ पता चला कहाँ है? ज्ञानू कड़का सेवतिया थाने में बंद है। 3 दिन पहले उसके पास से 3 बोतल अवैध शराब की बरामदगी करके थानेदार साहब उसे उठा ले गए हैं। बहरहाल संदीप, मैं स्टोरी को शार्ट करके बताता हूँ। हम सेवतिया थाने गए, वहाँ का इंस्पेक्टर, इनफैक्ट सब इंस्पेक्टर मेरा परिचित था। उसने ज्ञानू कड़का से मुलाकात कराई, पर ज्ञानू कड़का ने कुछ भी बताने से तब तक इनकार कर दिया जब तक कि मैं, एक बड़ा पुलिस अधिकारी, उसे थाने से छुड़वा नहीं देता। उसकी 2 दिन थाने में कसकर धुनाई हुई थी। लाचार होकर मैंने अपने उस परिचित सब इंस्पेक्टर से बात की। पता चला अभी उसके खिलाफ कोई FIR ही नहीं दर्ज हुई थी। वे तो वैसे ही उसे छोड़ देने की सोच रहे थे। थाने को कभी कभी अपना रसूख बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है, सभी करते हैं। मेरे कहने पर उसे छोड़ दिया गया, पर उससे कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिली। बस इतना पता चला कि वह आदमी जिसे चाकू मारा गया था कहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया था। वह अक्सर आता था। ना तो उसका नाम पता चला और ना ही कोई पता यानी एड्रेस ही मिला। पर ज्ञानू कड़का ने एक बात साफ कर दी। उसने विश्वास से कहा कि स्मगलिंग का काम यहां होता है और नैनकी के कछार व खादर में कहीं स्टॉक किया जाता है। यह बड़ी खास बात थी। सब इंस्पेक्टर वही चुप हो गया। उसने बोतल के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया पर कुछ सोचकर रुक गया। अरे आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हुआ कि नहीं? कुसुम ने अंदर आते हुए कहा। अब खत्म भी कीजिए, डिनर तैयार है, टाइम भी हो चुका है। बस खत्म ही हो चुका है, 10 मिनट और, वाही ने कहा। आप डिनर लगाइए। ठीक है। कुसुम वापस चली गई। मैं अपनी बात खत्म करता हूं संदीप। वाही ने बोतल ले जाकर अलमारी में रख दी। मेरे पास कुछ मैटर आगे बढ़ने के लिए हो चुका था। मैं अपने दम पर लगा रहा। मैं लगातार सेवतिया के इलाके और कछार में छानबीन करता रहा। वहां मुखबिरों की संख्या भी बढ़ा दी। मुझे इस स्तर पर ही काम करना था। मैं सोच रहा था कि कुछ सॉलिड जानकारी इकट्ठा हो जाए तो डीजी साहब से सीधे बात करूं, क्योंकि यहां तो कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। यहां तक कि इंस्पेक्टर चंद्रा भी नहीं। मैंने एक फाइल बना ली। फाइल? संदीप चौका। कहाँ है फाइल? सेफ है मेरे पास, पर अभी 1 हफ्ते पहले एक डेवलपमेंट हुआ। कैसा डेवलपमेंट? संदीप फिर चौंका। धमकी, मुझे धमकी दी गई। ये तो बड़ी बात है। संदीप चेतन होकर सीधे बैठ गया। इसको ठीक से बताओ, कैसे दी गई धमकी? क्या कोई लेटर आया था? नहीं, फोन आया था। सीधे और साफ साफ कहा गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊं, नहीं तो मुझे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। हो सकता है यह धमकी किसी और मामले से संबंधित रही हो, कोई और क्राइम के लिए रही हो। मैंने भी यही समझा था, पर मेरे पूछने पर उसने साफ कहा कि सेवतिया का चक्कर लगाना छोड़ दो। 2 दिन तो मैं परेशान रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुझे विभाग से भी तो कोई सहयोग नहीं ही मिलना था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुमने रियाज अहमद को भूसे के ढेर में से सुई की तरह निकाल लिया था। तुमसे राय ली जा सकती थी। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सब छोड़ देना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? क्राइम तो हुआ ही है, हो रहा है। मेरे पास कुछ सबूत आ गए हैं, उन्हें रिफाइन और वेरीफाई करना है। अब बताओ। 2 बात है, संदीप ने तुरंत कहा। बोलो ना भाई, एक पैग और ले लूं क्या? अब जाने दो भाई, ऑलरेडी 5 ले चुके हो। पहली बात यह है कि धमकी का दिया जाना यह पूरी तरह से सिद्ध करता है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से अपराधी घबरा रहे हैं। धमकी देना एक गलत कदम है और अपराधी उसे उठा चुके हैं। एकदम ठीक। वही का चेहरा चमक गया। दूसरी बात यह है कि तुम्हें राय देने से पहले तुम्हें मेरे कुछ खास सवालों का जवाब देना होगा, तभी स्थिति क्लियर होगी और मैं कोई अपनी राय दे पाऊंगा। अरे तो पूछो ना, वही ने तुरंत कहा। सबसे पहली और सबसे खास बात तो यह है कि संदीप की बात अधूरी रह गई। कुसुम ने भड़ाक से दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव थे। खाना ठंडा हो रहा है, उसने जोर से कहा। आप लोगों की बातें खत्म ही नहीं हो रही है। अब चलिए और चलकर खाना खा लीजिए। रानी को भी देर हो रही है। चलिए। वाही ने लाचारी से संदीप की ओर देखा।
चलो खाना खाते हैं भाई साहब। संदीप उठ गया, देर भी काफी हो चुकी है, ना होगा कल बात कर ली जाएगी। वही भी उठ गया। 5 पैक पीने के बाद भी उसके पांव लड़खड़ा नहीं रहे थे, जबकि 3 पैक पीने के बावजूद भी संदीप को गहरा सुरूर महसूस हो रहा था। कुसुम ने डाइनिंग टेबल कायदे से सजा रखी थी। उसने कटहल की सब्जी के साथ हरी मटर की कचौड़ी बनाई थी, साथ में 2 तरह की सूखी सब्जी भी थी। खाना स्वादिष्ट था, भूख भी लगी हुई थी। संदीप ने जमकर खाया। खाना खत्म होते होते रात के 11 बज गए। बाद में सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खाई गई। आइसक्रीम खाने के बाद संदीप जाने के लिए उठ गया। भाभी जी, उसने हाथ जोड़े, आनंद आ गया। आपके हाथ में वाकई गुण है। आज का खाना मुझे हमेशा याद रहेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है संदीप। कुसुम का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर आपकी वाइफ रोज इससे भी बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी। तो कोई अपने जैसी ढूंढ दीजिए ना। संदीप मुस्कुराया। मेरी जैसी क्या? आप हाँ तो कहिए, मुझसे 1000 गुना कतार लगा लेंगी। इसने अपनी शादीवादी शर्त तय कर रखी है। वाही भी मुस्कुराया। अरे ऐसा? कुसुम ने आश्चर्य से कहा। कहां, किससे? संजना सिंघानिया से। नाम सुना है? वो तो वीरेंद्र सिंघानिया की लड़की है, खुद भी करोड़पति हो गई है। इन्हीं के अखबार में तो छपा था। करोड़पति नहीं, हजारों करोड़पति। वाही साहब की बातें ऐसे ही हैं भाभी जी, आप ध्यान मत दीजिएगा। चलता हूं। नमस्ते। संदीप ने फिर हाथ जोड़े। नमस्ते संजीव जी, बहुत अच्छा लगा, पर जाते जाते एक बात तो बताते जाइए। क्या बात है? संदीप ठिठका। वो रियाज अहमद पकड़ा जाएगा या फिर निकल जाएगा? बता देता हूं। संदीप मुस्कुराया। अब आपने इतना ग्रैंड खाना खिलाया है तो पर आप भी एक वादा कीजिए, आप किसी को भी ये क्लाइमेक्स नहीं बताइएगा, अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को भी नहीं। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। कुसुम ने गले को हाथ लगाया। आज से बताइए, पकड़ा जाएगा, संदीप ने कहा और झटके से बाहर आ गया। कुसुम दरवाजे तक आई। वाही ने बाहर आकर मेन गेट खोल दिया। संदीप ने अपनी सुजुकी हायबोसा बाइक को स्टाइल से घुमाया और गेट के बाहर ले आया। ओके वाही साहब, उसने भाई से कहा। इट वॉज रियली नाइस टाइम। संदीप, भाई बोला, जवाहर स्क्वायर पर डायमंड लॉकर्स देखा है तुमने? देखा है? क्यों, क्या हुआ? उसमें 95 नंबर का लॉकर मेरा है। तुम्हारा? तुमने क्यों वहां लॉकर लिया है? उस लॉकर में मैंने मर्डर मिस्ट्री की फाइल रख दी है। यह तुमने अच्छा किया, घर में रखना सेफ नहीं था। फिर जब धमकी भी, उस लॉकर में डिजिटल लॉक है, वही बताता रहा। उसका कोड है 6996, याद कर लो। पर तुम यह मुझे क्यों बता रहे हो? संदीप ने उलझ कर कहा। इसलिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचा देना। तुम ही कर सकते हो। मैंने 25 को मरते देखा है और कईयों को अपने हाथ से भी मारा है, पर एक प्यास से तड़पते हुए आदमी का मर जाना मुझे विचलित कर देता है, रातों को सोने नहीं देता। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होने का, तुम्हें चढ़ गई है, तुम बेकार ही सेंसिटिव हो रहे हो। अब जाओ संदीप। वाही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत देर हो गई है। संदीप ने बटन दबाकर बाइक को सेल्फ स्टार्ट किया और बाइक को आगे बढ़ा लिया। सब इंस्पेक्टर वाही वहीं खड़ा उसे देखता रहा। संदीप 12 बजे के बाद ही अपने फ्लैट पर पहुंचा। थोड़ी सी ज्यादा पी लेने और काफी से ज्यादा खा लेने की वजह से उसे जोरों से नींद आ रही थी। कपड़े बदलकर बेड पर आते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद सो गया। तेजी से बजती टेलीफोन की घंटी की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने नजर उठाकर घड़ी की ओर देखा, 9 बज रहे थे। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। संदीप, उधर से इंस्पेक्टर चंद्रा की आवाज आई। बोल रहा हूं मालिक, सुबह सुबह क्या पहाड़ टूट गया कि जगा रहे हो? संदीप, जाग जाओ और तुरंत यहां आओ। यहां? कहां? संदीप समझाने। किस लिए? मर्डर हुआ है, डबल मर्डर। मर्डर? संदीप की आंखें पूरी खुल गईं। किसका मर्डर? सब इंस्पेक्टर वाही और उसकी वाइफ कुसुम का। तुम तुरंत आओ। क्या कह रहे हो चंद्रा साहब? संदीप को कुछ पल लग गए समझने में। वाही तो कल, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो?
तुम कल डिनर पर वही फैमिली के साथ थे, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जल्दी आओ। 5 मिनट में पहुंचता हूं। संदीप ने चादर उछाल दी। वह बगुले की तरफ बाथरूम की तरफ भागा।